हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोग से, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मैं वॉल्यूम 1 लेके आऊंगी। तो चलो, आज से हमारा वॉल्यूम 1 का सफर शुरू होता है। बेटा, वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। अगर आप किसी भी मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 1 चुनो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला चुनो और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का चुन लो। हिंदी मीडियम वालों को सब कुछ एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएगा और वोकैबुलरी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखना आप कि आपको कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना है, तो आपको इंग्लिश मीडियम में लेना पड़ेगा। अपनी किताब खोल के सामने बैठ जाओ, क्योंकि मैं कुछ लिखवाऊंगी तो आपको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, कुछ आपको एडिट करवाऊंगी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, जरा मेरा वॉल्यूम 1 बुक दीजिए। बेटा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप जो पढ़ा रहे हो वॉल्यूम 1 और क्लास नोट्स में क्या डिफरेंस है। बेटा देखो, वॉल्यूम 1 जैसे है, मैं आपको बताती हूँ। वॉल्यूम 1 पूरा अगर मैं कंप्लीट बताऊं आपको ग्रामर का पोर्शन, बेटा तो जैसे वॉल्यूम 1 खत्म हो रहा है, एक मिनट, 271 पेजेस में और 276 मान के चलो बेटा, 280 पेज में आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। सेम चीज अगर कहोगे तो आपको वही ग्रामर, सिर्फ उतना ही ग्रामर, 512 पेज, वो भी बहुत अच्छे से ठूस के भरा गया है, तो क्लास नोट्स में खत्म हो रहा है। तो बेटा याद रखना कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्योंकि हम जो अब क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 जो पढ़े हुए बच्चे, उनको यही कहती हूं मैं कि बेटा अब आप सिर्फ उससे प्रैक्टिस करो, वो कैप करो, क्योंकि उससे ज्यादा ग्रामर में पढ़ा चुकी हूं आपको बाकी में। बेटा पहला चैप्टर इसका है वर्ब, और वर्ब चैप्टर देखोगे आप तो फर्स्ट चैप्टर आपका वॉल्यूम 1 में। कुछ लोग ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। बेटा मेरा 9 फेब को 8 से 12:30 बैच आ रहा है, जिसमें मैं हूं, पुष्पेंद्र सर है, अजय राणा सर है और रीजनिंग में मोहित क्वात्रा सर है। बाकी जीएस में मोर और लेस हमारे पूरे ऑफलाइन की जो टीम थी, जो लॉकडाउन में सब अंदर घर में घुसे हुए थे, सब वापस आ चुके हैं। तो आपको जीएस में भी बहुत बढ़िया टीम मिल जाएगा। बेटा मैं इसको पेज वाइज चलूंगी। अब आप कहोगे मैडम वो करा दो, ये करा दो, तो वो मैं नहीं कराऊंगी, मैं आपको बिल्कुल पेज वाइज चलूंगी। और आज से जो ये मैं शुरू करने जा रही हूं बेटा, आपको वीक में 3 डेज मिलेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक से तो फ्राइडे सैटरडे पटना में रहूंगी। पटना में मेरा जो बैच है वो 12 तारीख को आ रहा है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीक से मेरा क्लास मंडे ट्यूसडे वेंसडे यहां होगा, और बाकी फ्राइडे सैटरडे मैं नहीं रहूंगी। थर्सडे को शायद मैं जल्दी निकल जाऊंगी, तो इसीलिए थर्सडे को शाम का क्लास खत्म करके मैं यूट्यूब क्लास नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, चलिए जल्दी आ जाओ। और मुखर्जी नगर हम 6-7 तारीख के लगभग से, 6 तारीख के लगभग से हमारा सारे ऑफिस खुल जाएंगे। अभी बेटा आप लोगों को कोई इंक्वायरी करना हो तो पुलिस स्टेशन के सामने जो हमारा है वहां पे जाके करोगे। और आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं बेटा, आज का जो क्लास है, आज का क्लास का मैं गारंटी नहीं ले सकती हूं कि उन लोग क्या करने वाले हैं केडी लाइव वाले, लेकिन बेटा अब ये बैचेस ये जो क्लास चलेगा लाइव कर लो, क्योंकि उसके बाद वो हाइड हो जाएगा। सुनिए बेटा, वर्ब कहते हैं ना, हिंदी में अगर कोई वर्ड को देखोगे तो वर्ब का मतलब होता है क्या, तो क्रिया। लेकिन बेटा वर्ब का मतलब सिर्फ क्रिया नहीं होता, वर्ब का मतलब अवस्था भी होता है। मतलब जैसे मैं आ रही हूं, मैं जाती हूं, मैं खाती हूं, मैं पढ़ाती हूं, आप मुझे एक्शन में देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूं मैं टीचर हूं, तो क्या देख सकते हो? मैं आपको जानती हूं, क्या ये एक्शन को देख सकते हो? बोलोगे नहीं, मैं एक टीचर हूं, है ना, मुझे तुम पसंद हो, क्या ये कोई एक्शन जो देख सकते हो? इसलिए याद रखना, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड तो है, डूइंग वर्ड तो है, लेकिन बेटा स्टेट वर्ड भी है। इसलिए रिमेंबर, वर्ब को, क्योंकि हम क्रिया की जब बात करते हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो हम किसी भी डूइंग वर्ड को हम क्या कह देते हैं? डूइंग वर्ड क्या है? वो है वर्ब। तो आप हम ये भी कह सकते हैं कि बेटा डूइंग वर्ड के साथ हम अगर स्टेट वर्ड भी लगा दे, यानी जो स्टेट डिनोट करता है, डूइंग या स्टेट जो वर्ड है
है ना। अगर मैं दोनों की बात कर दूं तो दोनों क्या है, दोनों ही वर्ब है। यानी कोई आप एक्शन बताता है तो कोई स्टेट यानी अवस्था बताता है। क्लियर। नाउ रिमेंबर, जब आप वर्ब की बात करते हो, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं मेरे ऑनलाइन बैच में, आपको पता होगा मैंने वर्ब में ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सब कुछ कराया है। लेकिन बेटा ये जो वॉल्यूम 1 है वो बिल्कुल आपको आधार बनाने वाला बुक है। तो आधार बनाने वाला जो बुक है, इसीलिए इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताया मैंने सिर्फ कहा है बेटा अभी फिलहाल आपके पास दो चीजें, एक हेल्पिंग वर्ब ले लो और एक को आप मेन वर्ब बता दो। यानी वर्ब को हमने सीधा सीधा फाइनाइट, जो आपके बाकी सारे जितने हैं ना, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग वर्ब, ये सब छोड़ दिया है मैंने अभी, स्टेटिव वर्ब ये सब छोड़ दिया है। सिर्फ कह रही हूं मैं क्या, वर्ब को फिलहाल अभी दो कैटेगरी में डिवाइड करो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भाई हेल्पिंग काम करता है, सपोर्ट करता है, यानी वो सपोर्टिंग एक्टर का काम करता है, वो सिर्फ हेल्प करेगा। किसको भाई, मेन हीरो को हेल्प करता है। मैंने कहा था टेंस पढ़ाते वक्त आप लोग को एक बार कि भाई जैसे हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग एक्टर, देखोगे चाहे हीरो का मारपीट के में साथ देना हो या लड़की भगाने में साथ देना हो, वो सपोर्ट ही करता है सिर्फ मेन हीरो का। इसीलिए मेन हीरो कौन होता है, वो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब एक वाक्य में मेन एक्टर का काम करता है। क्या है मतलब बेटा, एक मेन वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। एक मेन, बेटा मैं सब कुछ कराऊंगी, इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगी और मैं सीरियली चलूंगी बेटा, सीरियली चलूंगी, मुझे इसमें मत हड़बड़ाना, ठीक है। सबसे पहले यार तुम लोगों ने गुरु दक्षिणा दी, हाँ मुंह उठा के पढ़ने चले आए, जरा बताओ। मैंने एक बार एक ग्रुप में कहा था कि बेटा मेरा जो है ना मेहनत का पैसा कोई भी मारता है तो वो बहुत बुरी तरह से पे करता है, इसीलिए तुम लोग मेरे मेहनत का पैसा नहीं मारना। क्या करना है, इमीडिएटली सब्सक्राइब करो केडी कैंपस, जो केडी लाइव चैनल है बेटा 1 मिलियन होने जा रहा है। सिर्फ ये मेरे ये जो लॉकडाउन का मेहनत का फल है, 1 मिलियन होने जा रहा है आपकी तरफ से। आपको देखे होंगे वो अभी भी हिडन है ना, मैंने सोचा 1 मिलियन हो जाए तो खोल दूंगी, उसके बाद उसको ओपन कर दूंगी। इसे जल्दी से फटाफट 1 मिलियन करो उसको और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा गुरु दक्षिणा पहले पे कर दो। नाउ सी, मेन वर्ब मेन हीरो का काम करता है। क्या मेन हीरो के बिना एक फिल्म बनेगा कहोगे नहीं, नहीं बन सकता। तो क्या करें, इसका मतलब है कि आप ऐसे फ्रेज बना सकते हो मेन वर्ब के बिना, आप ऐसे कुछ 2-3 वर्ड्स का समूह बना सकते हो, लेकिन वो मीनिंग तो देगा लेकिन वाक्य नहीं होगा। यानी बिना मेन वर्ब के एक वाक्य नहीं बनता। इसका मतलब मेन वर्ब के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं बेटा, वो एक वाक्य मुख्य क्रिया का स्थान लेता है। इट टेक्स द पोजिशन ऑफ द मेन एक्शन और द मेन स्टेट इन अ सेंटेंस। एंड व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब अपने नाम से बताता है भैया मैं तो सिर्फ हेल्प करूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कुछ हीरो होते हैं जो मैंने वो कहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था प्राण का। मैंने कहा था कि जब अमिताभ बच्चन की पहली पिक्चर आई थी जंजीर, उसमें अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता था, तो प्राण को रखा गया था कि भाई चलो कम से कम प्राण को तो लोग जानते हैं, उसको तो देखने आएंगे, और उसके नाम से उस फिल्म को प्रमोट किया गया था। बाद में पता चला अच्छा इसका हीरो तो कोई और था, जो बाद में एंग्री यंग मैन के नाम से जाना गया। इसका मतलब कुछ ऐसे साइड वाले भी हीरो होते हैं बेटा, जो साइड वाले हीरो मेन वर्ब का यानी मेन हीरो का भी काम कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 है जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सिर्फ 3 है, बी, डू एंड हैव। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नौकर का ही काम करेंगे, वो मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि उसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। क्या मेन वर्ब चाहिए बताओ? मेन वर्ब उनको चाहिए। इसका मतलब है कि उनको कभी भी बिना मेन वर्ब के, बिना मेन हीरो का नहीं आएगा। वो कौन है? वो एक्चुअली मॉडल्स हैं। तो फिर ये क्या है बेटा? इसका क्या है ना, ये हेल्पिंग वर्ब का भी रोल निभा लेता है अगर मेन वर्ब है तो।
और अगर मेन वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब का भी काम कर लेता है, यानी 2 in 1, हेल्पिंग वर्ब का भी रोल निभा लेगा और मेन वर्ब का भी रोल निभा लेगा। लेकिन मॉडल्स क्या है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब का रोल कभी भी नहीं निभा सकता। क्लियर? यस बेटा, पूरा पढ़ा दूंगी, काहे रोते हो अटल मिश्रा? तुम लोग की हालत क्या है पता है? मतलब जो हाथ में लड्डू है ना, वो नहीं खाते बन रहा है, अभी बाकी जो डब्बा में है उस पर नजरिया पढ़ ले चुपचाप से, मैं पूरा करा दूंगी। देखो ध्यान से सुनो, कौन कौन सा है बेटा? कैन कुड है, मे है, अब तुम लोग बताओ कौन कौन सा है, जल्दी बोलो तो, और कौन कौन सा है? कैन कुड है, मे है, अब आप बताओ आप मुझे बताओगे और कौन कौन सा है, जल्दी। मॉडल्स कौन कौन से? अनूप, इंग्लिश 6 2 दिन में खत्म, देंगे हो जाएगा खत्म, आप लोग को तो खत्म होने वाला बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर लो, जल्दी जल्दी बताना। माइट, ओके, और शुड, और मस्ट, माइट, वुड, शाल, विल, देखो बिल्कुल सही है। कैन, कुड, मे, माइट और शुड, मस्ट, है ना, ought to, will, shall, सब तो आता है तुम लोग को, है ना? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, will, shall एंड वुड भी तो होगा भाई, है ना? will, shall है तो जब will का would है और shall का should है ना? इतने क्लियर? देखो तो कोई छूटा तो नहीं मेरे से? ought to, यस है। आप सुनो बेटा ध्यान से, लेकिन 3 ऐसे मॉडल्स है, नीड, डेयर और यूज टू, जिनको हम मार्जिनल या कहते हैं पार्शियल मॉडल्स। मार्जिनल या पार्शियल, जिसको मार्जिनल आप कह सकते हो, मार्जिनल है या पार्शियल, सीधा लिखते हैं मॉडल्स, सीधा इसको लिख देते हैं मॉडल्स, ठीक है ना? क्योंकि मॉडल्स के नीचे ऑक्सिलरी वर्ब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडल्स भी तो ऑक्सिलरी वर्ब है ना? नहीं बेटा, नीड नहीं, अभी नीड में आ रहे हैं, रुको। क्यों मार्जिनल कहते हैं या पार्शियल कहते हैं बेटा? जिसका जैसा नाम है ना वैसे उसका काम है, ध्यान रखना बेटा। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, यानी ये मॉडल्स का भी काम करेगा, ये कुछ और का भी काम करेगा, ये मॉडल्स का भी काम करेगा ये तीनों, और ये कुछ और भी काम करेगा। और क्या काम करेगा? ओके, नीड और डेयर बेटा मेन वर्ब का भी काम करेगा, ठीक है? नीड और डेयर मेन वर्ब का भी काम करेगा, और यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करेगा, ठीक है? यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करेगा। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया क्या है? नीड और डेयर, समझो ध्यान से, नीड और डेयर मॉडल्स और मेन वर्ब का काम करेगा, और यूज टू मॉडल्स और एडजेक्टिव का काम करेगा। आप कहोगे भाई अब बता तो दो, है क्या ये? खाली थ्योरी तो पढ़ाना नहीं है। अब आओ कैसे करेगा ये नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सुनो ध्यान से, हम लोग मॉडल्स को बिना पढ़े भी बेटा, मैं कई चैप्टर्स खींच देती हूं बिना मॉडल्स पढ़े। क्यों? क्योंकि मॉडल का बेटा 2 यूज है, अगर वो 2 यूज को कर लो, अगर वो 2 यूज को कर लो बेटा तो मामला खत्म है। पहला कि हर मॉडल के बाद एक मेन वर्ब आना चाहिए। मैंने कहा ना, ये ऐसे नौकर है जो कभी मालिक नहीं बन सकते, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो मालिक वाला यानी कि मेन वर्ब वाला काम हो। वो सिर्फ और सिर्फ नौकर का ही काम करेगा, यानी उसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। रिमेंबर, उनको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। और ये जो मेन वर्ब आएगा ना बेटा, बस एक बात ध्यान रखना, ये मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होना चाहिए। तो कई जगह पे आप देख लेते हो फर्स्ट फॉर्म लिखा रहता है, लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। रीजन इज, अगर बी को छोड़ दो तो हेल्पिंग वर्ब, अगर बी को हटा दो आप तो देखोगे मेन वर्ब में V1 और बेस फॉर्म सेम होता है।
ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, मेन वर्ब बेस फॉर्म में होगा और हर मॉडल के बाद एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा। दिस इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो क्या है वर्ब? वर्ब इज डूइंग वर्ड, वर्ब इज स्टेट वर्ड। ठीक है, क्या है ये, कैसे, कितने प्रकार के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब भाई मेन क्रिया का काम करता है, जो मेन एक्शन होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वो हेल्प करेगा, खाली हेल्प करेगा नहीं, एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें डू, बी और हैव आता है। वो हेल्प भी करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। और दूसरा है आपका मॉडल्स, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, उसे मेन वर्ब भी चाहिए और मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होना चाहिए। बताइए, बोलो, किसी तरह कोई क्वेश्चन है तो। बेटा मैं कितना टाइम लेती हूं बैच खत्म करने का या ये कोर्स खत्म करने का, बेटा मुझे नहीं पता। मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं मैम कितना टाइम लगेगा, मैं कहती हूँ बस 6 से 7 महीना लेके आओ मेरे पास फिर क्या ही इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये बुक मेरे कोर्स का मैं कह सकती हूँ आधा से भी कम है, लेकिन इसमें वो कैब भी है, तो मान के चलो 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखो, आपको खुद पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूं। देखो, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। अब ये क्या हुआ, आप ध्यान से सुनना, लास्ट पेज में एक चीज ध्यान से देखना। मैंने कहा हर मॉडल के बाद मेन वर्ब बेस फॉर्म में आता है, लेकिन नीड और डेयर ऐसे मार्जिनल वर्ब्स है, ऐसे मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स है कि इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी हो सकता है, जो कि मैंने कहा था नीड और डेयर, और एडजेक्टिव के रूप में जैसे यूज टू। यानी मॉडल तो है ही क्या, मैंने क्या कहा आपको, नीड और डेयर मॉडल तो है ही, और यूज टू मॉडल तो है ही, लेकिन ये मॉडल्स होने के अलावा और क्या है, तो भाई नीड और डेयर मेन वर्ब भी है। ठीक है, मेन वर्ब भी है और यूज टू एडजेक्टिव भी है। जरा देखते हैं कैसे मेन वर्ब और एडजेक्टिव कैसे है, जरा देखे तो, ध्यान से देखना, जरा एक बार रीड करो और मुझसे बताओ। इंपरेटिव सेंटेंस बेटा जो आदेश, निवेदन, सजेशन वाले होते हैं, वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। दिनेश चल ध्यान से देखना बेटा, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं क्या बोलना चाह रही हूं, मैं देर से सोने की आदी हूं, मैं आदी हूं, तो मैं हूं, आई एम, आदि तो यूज टू। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आप इज एम आर यूज करते हो ना, तो या तो हेल्पिंग वर्ब होता है या तो मेन वर्ब होता है। क्या कहा, या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो वो मेन वर्ब होगा। लेकिन बेटा खुद सोचो, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। फिर यहां पे थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ओके हो सकता है पैसिव वॉइस हो, बेटा पैसिव वॉइस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस होता ना तो जो आगे बैठा हुआ है उस पर काम होता, वो आदि होता, ये बात नहीं होती। इसका मतलब ये कुछ और है, ये या तो V1 ING होता या तो यहां कोई वर्ब ही नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर लेते तो क्या है ये, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे अगर मैं बात करूं, सॉरी यहां पे मेन वर्ब है, ठीक है, तो एम यहां पे मेन वर्ब है और ये जो यूज टू है ना वो एडजेक्टिव है। ये जो यूज टू है वो क्या है बेटा, वो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या में खत्म हो रहा है बेटा, किसी प्रेपोजिशन में। ओके, इसका मतलब है यूज टू में, देखो यूज का मतलब कुछ और है, टू का मतलब कुछ और है, दोनों मिलके कुछ और मीनिंग दे रहा है, कुछ और मीनिंग दे रहा है। तो याद रखना ये टू जो है ना बेटा ये प्रेपोजिशन है,
प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ लग जाता है ना तो वो कुछ और मीनिंग देने लगता है कई बार, और उसको हम फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसको हम क्या में पढ़ते हैं? उसको हम फ्रेजल वर्ब में पढ़ते हैं। अब बेटा इसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है। जैसे कोई एक एग्जांपल बताएं। लुक इनटू, लुक मतलब देखना, इनटू मतलब कुछ अंदर जाना। तो लुक इनटू का मतलब क्या होगा भाई? अंदर देखना नहीं। लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इसका मतलब वर्ब का मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, यूज का मीनिंग होता है इस्तेमाल करना, और टू का मतलब तो प्रेपोजिशन है। लेकिन यूज टू का मतलब यहां क्या निकलता है? यूज टू का मतलब यहां निकलता है टू बिकम हैबिचुअल, आदी होना। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जब टू लगाते हैं ना तो हम लोग सारे बचपन से एक चीज पढ़े होते हैं, टू के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का बेस फॉर्म। कैसे? आई वॉन्ट टू गो। बेटा टू अगर प्रेपोजिशन है तो ध्यान रखना, हर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो बताओ किस फॉर्म में आया? एक एक चीज बताऊंगी, पहले बताओ, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आया तो किस फॉर्म में होगा? जल्दी बताओ। यस, टू बिकम हैबिचुअल। यस, अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आया तो किस फॉर्म में होगा? जल्दी बताओ। यस, वॉल्यूम 1 की फर्स्ट क्लास है हर्षित। अगर प्रेपोजिशन के बाद, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड सजत, राहुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ये मैं चाहती हूं आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है ना? सुनो, मैंने कहा अगर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आएगा तो किस फॉर्म में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आता है बेटा। प्रेपोजिशन है ये, टू होने के बावजूद भी देखो स्लीपिंग आया है ना। हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट अ प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय V1 ING। वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनो। अब हम यूज टू का समझ गए कि भाई यूज टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो क्या यूज टू वर्ब का भी काम करता है क्या? है ना, मैंने कहा था ना यूज टू वर्ब का भी काम करेगा, मॉडल्स का भी काम करेगा। देखो आपने बुक निकाले हो ना आप लोग? बेटा लिख लो, क्योंकि हम एडजेक्टिव बता रहे हैं तो मैं आपको यूज टू मॉडल्स का भी बता दूं। आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट। चलो एट नाइट लगाना चाहते हो लगाओ, नहीं तो लेट लगा के छोड़ दो। आई यूज टू स्लीप लेट। देखो यूज टू बेटा, यहां पे यूज टू क्या है? ये यूज टू यहां पे मॉडल है, और हर मॉडल के बाद वर्ब बेस फॉर्म में आता है। हो गया? देखो, यानी जो कहा था मैंने बिल्कुल सही कहा था ना कि यूज टू एडजेक्टिव भी है। कैसे पता एडजेक्टिव है बेटा? उसके आगे तो मेन वर्ब लगा है। और यूज टू कैसे कहा मॉडल है? क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब बेस फॉर्म में आता है। देखो, देख रहे हो? क्लियर? इसका मतलब ये मॉडल और ये क्या एडजेक्टिव दोनों है। बुक रखे हो ना, निकाल के लिखते चले जाओ साथ ही साथ, ठीक है? क्लियर? और ये यूज टू क्या डिनोट कर रहा है बेटा? यहां पे यूज टू हैबिचुअल एक्शन डिनोट कर रहा है। आई एम यूज टू, एम बता रहा भाई प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट में मत जा। मतलब मैं देर से सोने का आदी हूं। और ये क्या बोल रहा है? याद रखना बेटा, यूज टू एज ए मॉडल बेटा ये पास्ट हैबिट दर्शाता है। ये पास्ट हैबिट दर्शाता है। मतलब क्या बनाया? आई यूज टू स्लीप लेट एट नाइट का मतलब है कि मैं रात में देर से सोया करता था।
यहां पे क्या है भाई, इसको वॉश कर दो ना तब पास्ट होगा। एम है तो इसका मतलब प्रेजेंट है, मैं रात में देर से सोने का आदी हूं। और ये बेटा हैबिट नहीं है, ये पास्ट हैबिट है, मतलब सोया करता। पास्ट हैबिट क्यों बोलूं मैं, पास्ट रूटीन बोलूंगी ना यार, पास्ट रूटीन बोलूंगी। पास्ट रूटीन दर्शाता है, नॉट हैबिट। पास्ट रूटीन, रूटीन हैबिट हो सकता है। हैबिट का स्पेलिंग गलत लिखे हो सुजल। पास्ट रूटीन, मैं रात में लेट से सोया करता था। देखो तो जरा, बताओ तो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? इसलिए मैं कह रही हूं बुक लेके बैठो, क्योंकि आप पढ़ोगे मेरे से, समझोगे, और ये आधा क्लास खत्म होने के बाद, आधा बुक खत्म होने के बाद, ये आपके आगे जितने लोग वॉल्यूम 1 खरीदोगे उसमें QR कोड में यही रहेगा मेरा क्लास, ठीक है? चलो बेटा बी, इतने दिनों से कहां थी बेटा, मेरा ऑफलाइन सेंटर भी खुलेगा ना। पटना गई, दिल्ली का सेंटर खोल रही हूं, है ना, उत्तम नगर का खुल गया, और मुखर्जी नगर 3-4 दिन के बाद आना, फर्स्ट क्लास ऑफिस बना के रखूंगी 3-4 दिन के बाद, ठीक है? संडे को पूजा होगा। चलो नेक्स्ट सुनो बेटा, आई नीड यू, आई नीड यू, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, नीड वर्ब ऑब्जेक्ट यू, मेन वर्ब है। क्यों भैया, इसके अलावा तो कोई वर्ब ही नहीं है, तो मेन ही वर्ब तो होगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। फिर यहां पे तो यू नीड नॉट कम, ये क्या हो गया, नीड नॉट कम। खुद सोचो, नीड नॉट कम, अगर नॉट लगाते हैं तो कहां लगाते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो नॉट के बाद क्या लगाते हैं, तो सीधा लिख दो ना मेन वर्ब। ये डायरेक्ट इन्फिनेटिव वगैरह लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये मेन वर्ब लगा, नीड नॉट कम। इसका मतलब है कि सीधा हम नीड नॉट के बाद कम लगा रहे हैं कि तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। अब खुद सोचो, नॉट किसके बाद आता है बेटा, याद रखना एक चीज, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और फिर नॉट के बाद क्या आता है, तो भाई मेन वर्ब आता है ना, नॉट के बाद मेन वर्ब आता है, तो ये मेन वर्ब है। क्लियर? टुमारो हो गया। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो भाई फिर ये क्या है, नॉट के पहले है, हाँ पहले, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर यहां पे नॉट, यहां पे नीड क्या है, बोले मैम नीड नहीं डेयर है। बेटा नीड लगाओ या डेयर लगाओ बात बराबर है। क्यों? दोनों सेम सिस्टम में चलता है, मीनिंग अलग है लेकिन सिस्टम सेम चलेगा। ध्यान से सुनना, शी डज नॉट नीड टू कम होम। सुनो ध्यान से, अगर कोई गुस्से में कहेगा उसे घर आने की जरूरत नहीं है तो क्या कहेगा, शी डज नॉट नीड टू कम होम। या दूसरा तरीका, शी नीड नॉट कम होम। दो तरीके से बोल सकता है ना। अब सुनो, नॉट के बाद क्या है भाई, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब तो मेरा खत्म, तो फिर मुझे एक और वर्ब लगाना है, कम। कैसे लगाऊं, तो बेटा जनरली अगर आपको लगाना है सेकेंड वर्ब तो 2+ वर्ब का बेस फॉर्म में लगाओ, जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब नीड या डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉट के पहले आया, नॉट के बाद आया तो वो मेन वर्ब के रूप में, और अगर वो नॉट के पहले आया तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया। यानी डेयर, यहां पर डेयर, नॉट के पहले हेल्पिंग वर्ब, नॉट के बाद मेन वर्ब। देखो मेन वर्ब। बताओ कोई प्रॉब्लम? क्लियर? यस विवेक, कर लो। कमिंग क्यों, कमिंग कहां बेटा कमिंग है, कमिंग क्यों नहीं, द रीजन इज हर मॉडल के बाद मेन वर्ब लगता है, वो बेस फॉर्म में लगता है, इसीलिए नीड नॉट के बाद बेटा कम होगा। नीड यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वो क्या काम कर रहा है, वो मॉडल का काम कर रहा है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो डायरेक्ट इन्फिनेटिव का मतलब ही तो वही होता है बेटा, वर्ब का बेस फॉर्म।
डायरेक्ट इन्फिनेटिव जिसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं, उसको वर्ब का बेस फॉर्म। आई एम कमिंग टू दिल्ली, मोस्ट वेलकम। मोहम्मद अमन, मोस्ट वेलकम। चलो, क्लियर? आई डेयर नॉट एंटर, बेटा एंटर क्या है? अगेन वही वर्ब का बेस फॉर्म, जो मैं अभी कह रही हूं ना आपको बार बार कि हर मॉडल के बाद, बेटा मॉडल है तभी तो हेल्पिंग वर्ब है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है, क्लियर? देख लो बेटा, वॉल्यूम 1 ऑनलाइन अवेलेबल है, आपके बुक शॉप्स में अवेलेबल होगा। वॉल्यूम 1 बेटा बहुत प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, चलिए शुरू करो। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक लड़के ने, जो पूछा है नॉट टू कम। रुको रुको, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं बेटा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताती हूं। मेरा एक स्टूडेंट इनकम टैक्स में बहुत अच्छे पोस्ट में चला गया, आप ना उसका नाम ले सकती हूँ ना पोस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, उसने मुझे क्या कहा था? मैम, यू नीड नॉट टू वरी नाउ। उसने मुझे कहा था यू नीड नॉट टू वरी नाउ। अब मुझे ये बताओ कि क्या उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद इंग्लिश सही बोली थी उसने? जरा सेंटेंस देखो और मुझे बताओ। उसने मुझे कहा था मैम यू नीड नॉट टू वरी नाउ, क्या सही इंग्लिश बोला था? जल्दी बोलो। राजेश बेटी, मेरी नजर बहुत शार्प है, नजर सिर्फ एक लक्ष्य पे रहता है। कहां? आप लोगों पे। शायद आपको नहीं पता राजेश, मेरी नजर सिर्फ एक जगह पर रहती है, मेरे लक्ष्य पे। और आपको बताऊं? चलो अभी बताऊंगी नहीं, 3 दिन बाद दिखाऊंगी अपने फेसबुक पे, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लो। 3 दिन के बाद आपको मैं बताऊंगी कि मैंने अपने लक्ष्य को कैसे भेदा है। ठीक है, चलिए। नो, क्या था गलत बेटा? और अगर सही था तो क्या सही होगा? जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ तो बेटा। यहां आओगे सब हॉस्टल वगैरह सब मिल जाएगा, इलाहाबाद में बुक मिल जाएगा बेटा। जल्दी बताओ तो क्या बोलना चाहिए था उनको? नीड नॉट वरी। वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड। देखो क्या उन्होंने मुझे कहा, मैम यू नीड नॉट टू वरी। बेटा नॉट के पहले नीड लगाया, यानी उन्होंने मॉडल लगाया, और हर मॉडल के बाद वर्ब बेस फॉर्म में होता है। ये गलत था। उन्होंने मॉडल के बाद सीधा इंफिनिटिव लगा दिया। भैया तुम्हारा मेन वर्ब कहां है? मॉडल के बाद मेन वर्ब लगाओगे, है ना, तब ना आगे कुछ आपको इंफिनिटिव लगाना लगा लो। यू नीड नॉट वरी होगा। द रीजन इज हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। लेकिन बेटा नीड और डेयर बहुत ही कचरा टाइप का चीज है, इसीलिए उसको मैं डिटेल में बताऊंगी। रुको, हाँ ये लो, ये केडी लाइव वाले भी नहीं सुधर रहे हैं बेटा, मेरा ऑफलाइन भी खुल रहा है, समझा करो। लेकिन इन लोगों ने देखो 15 फरवरी से एक नया बैच एकदम अनाउंस करके है, बैच नंबर 14 शाम को 5 से 7 है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है कि फ्राइडे जब मैं पटना रहूंगी ना, तो वहां पर भी इन लोग एक स्मार्ट बोर्ड लगा के स्टूडियो बना के वहां से मुझे वहां भी खदेड़ेगा। यस, मैं समझ गई। चलो अब आइए कि नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बहुत आसान है क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान से सुनना बेटा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। मैं बता चुकी हूं, अभी बता चुकी थी मैं कि वो सिर्फ नौकर का काम करता है, मालिक का काम नहीं करता, है ना। तो इसका मतलब है उसे एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए। दूसरा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का बेटा V1, V2, V3, V1 ING ये सब फॉर्म्स नहीं होते, है ना, ये सब फॉर्म्स नहीं होते, यानी वो पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। आई कैन डू, यू कैन डू, ही कैन डू, ही कैन्स तो नहीं बता रहे। आई डू, यू डू, ही डस,
अब डस हो रहा है, लेकिन कैन का कैंस नहीं बताया। इसीलिए मॉडल्स को नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि वो पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, वो टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, कुछ हद तक डिपेंड करता है, लेकिन वो मैक्सिमम मैं कह सकती हूं, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं क्योंकि वो पर्सन पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी इनके ये फॉर्म्स नहीं होते। आप कहोगे मैम है तो कैन का कुड है, बेटा कैन का एक जगह पे कुड है, लेकिन कुड के अपने डिफरेंट यूजेस है, ठीक है, कुड के अपने डिफरेंट यूजेस है और कैन के भी अपने डिफरेंट यूजेस है। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट आओ, शी कैन हेल्प। बेटा यहां पे वर्ब का बेस फॉर्म लिख दो तो बेटर होगा, क्योंकि हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म मॉडल के बाद लगाते हैं। जनरली उसको फर्स्ट फॉर्म लोग बोल देते हैं, इसीलिए V1 लगा हुआ है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब आओ ध्यान से कि ऑट और यूज के बाद जो ये इन्फिनिटिव लगता है बेटा, उसको आप खुद ऐसे सोच सकते हो कि भाई ये जो ऑट टू है ना और यूज टू है, हम इसको क्यों ना सीधा कह दे कि भाई ये मॉडल्स है, ऑट टू मॉडल है, यूज टू मॉडल है, और क्योंकि हर टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, हर टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो दोनों हिसाब से भी देख ले तो भी वर्ब का बेस फॉर्म होगा यार, ये तो भी तो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। कौन वर्ब का बेस फॉर्म होगा? ये कम है, देखो ये रेस्पेक्ट है। यानी अगर यूज टू और हम ऑट टू की बात करें तो यूज टू और ऑट टू के बाद हम सीधा लिख देते हैं कि प्लेन इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव लगता है, यानी वर्ब का बेस फॉर्म लगता है। चलो खत्म करें। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? बोलो। फाइन, चलो नेक्स्ट आओ, अब हम एक एक मॉडल देख लेते हैं। और जानते हो बेटा ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम मॉडल्स बहुत बाद में पढ़ाते हैं क्लास में, और आप लोग मुझे लगता है पहली बार मेरे से मॉडल्स पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, इसीलिए इसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। सुनो ध्यान से, हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में। और बेटा एक चीज बताऊं मैं आपको, इसमें बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, इतना यूज आपको आना ही चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो तो। इसीलिए देखा जाए तो मैंने जो 18 सेट करवाए थे ना, ये वॉल्यूम 1 तो उसको आराम से पार करा देगा आपको। आगे जाके फंसोगे मेंस में, 2016 का पेपर देखोगे ना तो बड़ा दिमाग खराब होगा। चलो आओ कैन एंड कुड, ध्यान से समझना बेटा। कैन का प्रयोग बेटा शक्ति, योग्यता, आपकी क्षमता यानी पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को अभिव्यक्त करता है। और ये कैन का जो पास्ट टेंस है कुड, तो अगर मैं पावर की बात करूं तो वो पास्ट के पावर को व्यक्त करेगा। एबिलिटी कैपेसिटी की बात करूं तो पास्ट की एबिलिटी और पास्ट की कैपेबिलिटी को व्यक्त करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, प्रेजेंट की एबिलिटी है। एंड आई कुड नॉट कम यस्टरडे, ये मेरी पास्ट की क्षमता थी, मैं नहीं आ पाई, है ना। पास्ट नॉन परफॉर्मेंस है मेरा, क्या है? मैं नहीं आ पाई, पास्ट नॉन परफॉर्मेंस। बता कोई प्रॉब्लम है? प्रेजेंट की एबिलिटी एंड पास्ट का नॉन परफॉर्मेंस, देख लो ध्यान से बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आओ और क्या क्या है, चलो पहले मैं ऐसे सोचती हूं, वी कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वी कैन डू anything. I can come first in the class. I can pass the exam. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं I cannot come today, तो मैं एबिलिटी नहीं इनएबिलिटी दर्शा रही, एबिलिटी नहीं इनएबिलिटी दर्शा रही हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं यू कैन गो नाउ, काम कर रहे थे, शाम को 5 बज गए, मैं कहूंगी यू कैन गो होम नाउ, है ना। ये क्या है? एक तरह से इनफॉर्मल तरीके से किसी को परमिशन देना होना, ये मैं आपकी क्षमता थोड़ी बता रही हूं। आपसे मैंने क्या कहा? यू कैन गो होम नाउ, इसका मतलब मैं आपकी क्षमता नहीं बता रही हूं, मैं आपको परमिशन दे रही हूं।
सो परमिशन देने की बात होती है तो क्या लगता है ना, यू कैनॉट एंटर दिस रूम, यू कैनॉट एंटर दिस रूम। बेटा आपकी क्षमता को मैं नहीं चैलेंज कर रही हूं कि तुम बिल्कुल अपने भुजाओं को फ्लेक्स कर कहोगे अरे मैं कर सकता हूं, नहीं, मैं आपकी को परमिशन नहीं दे रही हूं। तो मैं क्या कहूंगी, यू कैन नॉट एंटर दिस रूम। बेटा कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, कांट, CAN, एक ही एन, ठीक है। तीसरा, कैन आई हेल्प यू, मैं एबिलिटी थोड़ी बोल रही हूं, मैं अपना सर्विस ऑफर करना चाह रही हूं और आपसे परमिशन मांग रही हूं। कैन आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू, इसका मतलब क्या है, कैन का जो इस्तेमाल यहां हुआ वो आपको परमिशन, अनुमति देने या अनुमति लेने के लिए हो रहा है। यस, दिनेश ने कहा कैन आई कमेंट, देखो ठीक है, समझ में आया, क्लियर, बोलो नेक्स्ट आओ बेटा। कैन का प्रयोग, ये जो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होता है ना, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, भाई कोरोना का ऐसा काल हम लोगों ने देखा, ऐसा तो कभी भी हो सकता है ना। अब आपके फादर देखोगे, आपकी मां देखोगे, ज्यादा पैसे बचाएंगी। क्यों पैसे बचाएंगे, जब ऑटो सेक्टर में रिसेशन आया, ठीक है, तो लोगों ने कहा यार ऑटो सेक्टर में रिसेशन है, ऐसे करना चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए। एक बार किसी चैनल में एक वक्ता को बिठा लिया, उसने सीधा कहा कि आप इतने सालों से हल्ला मचा रहे हो कि हमें प्रदूषण नहीं करना चाहिए, हमें कार पूलिंग करनी चाहिए। अब जब युवा वर्ग समझ गया तो अब हल्ला मचा रहे हो, वो गाड़ियां नहीं खरीदना चाहता, ठीक है। तो मतलब अब हम और सोचेंगे ना कि यार EMI तो सरकार ने नहीं छोड़ी, 3 महीने का दिया है ना मॉरेटोरियम, और 10 महीने से हम बैठे हुए हैं घर में, तो हम क्या सोचेंगे कि ऐसा तो फिर कभी भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, अभी कहोगे मैम हो तो सकता है, लेकिन क्या ऐसी चीजें एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई ऐसा बायोलॉजिकल वेपन, ये बायोलॉजिकल टेररिज्म तो कभी भी हो सकता है, तो हो सकता है। ऐसे तो पूरी इंसान प्रजाति ही गायब हो सकती है ना, ऐसे तो पूरी दुनिया से जीवन ही समाप्त हो सकता है। भाई ये सब हो सकता है, लेकिन हमने वो देखा नहीं है क्योंकि हम जिंदा है। दैट मीन्स ये सब क्या है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, ये सब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग आराम से लगा सकते हो, यानी दिस कैन हैपन एनी डे एनी टाइम अगेन। देखो जो मैंने कोरोना के लिए कहा क्या गलत है बेटा, नरेशन वॉइस की बुक है बेटा, kdpublication.com में देख लो, ठीक है। देखो जैसे यहां पर जब किताब लिखी गई तो हमारे पास तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं था, तो मैंने क्या लिखा, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। बेटा एबिलिटी की बात नहीं है, संभावना की बात है। आज मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकती हूं कि सच अ पैंडेमिक कैन कम एनी डे एनी टाइम, सच अ पैंडेमिक कैन किल द होल मैनकाइंड। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है लेकिन है, इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल और लिख दूं मैं। अरे यार ये तो मेरा बुक ही इंप्रूव कर जाएगा और इंप्रूव कर जाएगा ये तो, हाँ। सच अ पैंडेमिक कैन फिनिश लाइफ, है ना, कैन किल द होल मैनकाइंड भी कह सकते थे, ठीक है ना, कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम दिस अर्थ, फ्रॉम द अर्थ, है ना। देखो क्लियर बेटा, बुक आपकी जो है ना, आप दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर गई, 2 दिन से दिल्ली बॉर्डर में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी बेटा। अब मुझे लगता है ये पहुंच जाएगी आपके पास 3 से 4 दिन तक, आपके जो क्लास नोट्स है, ठीक है बेटा। स्पोकन 9 तारीख को शुरू हो रहा है, शाम को 3:30 बजे। चलिए नेक्स्ट आओ, कुड का प्रयोग क्या होता है, ध्यान से देखो, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग जब रिमोट बैठ कर दबाते हो और टीवी वहां रहता है तो भी चल जाता है,
इसका मतलब दूर की, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, यानी जो जल्दी संभावित नहीं है बेटा लेकिन संभावना है। जल्दी संभावना नहीं है लेकिन हो सकता है, लेकिन हो सकता है, यानी कि दूर की संभावना। आप कभी पहले के जमाने में, अब तो आप लोग का पता नहीं, क्या आपने कभी ऐसे बसेस देखी हैं जिसमें ये लाइन लिखा रहता था, ये वाली लाइन, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। क्या कभी ऐसी कोई बस देखी है आपने? हाँ, जल्दी बताओ दिल्ली वाले, जल्दी बताओ दिल्ली वाले, जल्दी बताइए, देखी थी आपने कभी? यस, बहुत कम पॉसिबिलिटी। यस, जल्दी बताओ, कभी देखी थी आपने? देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। यस, पारुल ने कहा है यस, नो, यस। चलो, मैंने भी देखी है दिल्ली में। यहां पे जो बसेस होती थी पहले, ब्लू लाइन हो या डीटीसी बस हो, उसमें जब आप बैठते थे सीट में ना, तो लिखा रहता था देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, यानी झांक के देख लो कहीं कोई बॉम्ब तो नहीं है, समझे? तो क्या उछल के हम लोग भागते थे बस से उतर के, दौड़ गए? नहीं भाई, बम हो सकता है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये बताना चाहता है हो सकता है, संभावना कम है लेकिन है, हो सकता है। अगर हुआ तो इतने छोटे 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 टुकड़े मिलेंगे तुम्हारे, है ना, उसको सिला भी नहीं जा सकता। इसलिए फटाफट चेक कर लो अपने सीट के नीचे। एक बार ऐसे ही एक यूपीएससी का स्टूडेंट लेके आया मेरे पास द हिंदू। उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि देखो पेपर, न्यूज़पेपर कितना बढ़िया से उन लोग वो न्यूज को लिख देता है जो उनको कहीं और से खबर मिला है, लेकिन उनके पास कोई उसका ऑथेंटिक स्रोत नहीं होता। वो नहीं कह सकते हैं द न्यूज इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है रिलायबल, वो नहीं कह सकते। वो आया, कहा मैम लिखा हुआ है सद्दाम कुड बी हैंग्ड, और आपने तो पढ़ाया है कि जो पास्ट की एबिलिटी है उसके लिए कुड आता है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यहां तो सद्दाम कुड बी हैंग्ड लिखा है, सद्दाम का तो अभी ट्रायल ही चल रहा है, तो ये कुड क्यों लिखा है? कुड का मतलब तो पास्ट की एबिलिटी है। नहीं बेटा, वो कुड उस समय फ्यूचर की पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि सद्दाम पर ट्रायल चल रहा था। और हम लोग तो इंडिया के हिसाब से सोच रहे ना 20 साल तो भी ट्रायल चलेगा, लेकिन आनन फानन में देखे आया क्या, हिंदू में लिखा हुआ सद्दाम कुड बी हैंग्ड, यानी कि ऐसा रिमोट पॉसिबिलिटी जो पता नहीं सही है कि नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, संभावना कम है लेकिन है। इसलिए न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में भी वो लोग लीगल लायबिलिटी से बचने के लिए उन लोग कुड का प्रयोग करते हैं ताकि कोई चैलेंज ना कर पाए। वो तो कहेगा देखो हम तो बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी बोले थे, और आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है। सुनो, यू कुड विन दिस स्विफ्ट डिजायर। अरे भैया, मॉल में जो स्विफ्ट रखा गया है ना, वो आप लोगों के सामने झुंझुना है ना, जैसे होता है ना केला लटकाते हैं तो बंदर ऐसे उछलते कूदते आ जाते हैं, तो आप भी उछल कूद के वहां पर जाके 150 रुपया बर्बाद करके आते हैं कोई ना कोई टिकट वगैरह खरीद के, और आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन वहां लिखा रहता है यू कुड विन दिस स्विफ्ट डिजायर, और आप खुश हो जाते हैं मैं जीत सकता हूं। बेटा, मैं जीत सकता हूं नहीं है, वो है कि शायद शायद जीत जा सकते हो, है ना। इसका मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्लियर बेटा। अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। बोलो और कुछ समझ में आया? वही तो कहा मैंने कि बेटा ये जो वर्ड है कुड, सरकार तो आपको बचाने के लिए इतना अच्छा काम कर रही है कि उन्होंने सीधा आपको लगा हो सकता है, और सरकार ये छुपाना चाह रही है कि भाई मैं तो बहुत कम संभावना दर्शाना चाह रहा हूं। लेकिन जो मैंने आपको कहा यू कुड विन द स्विफ्ट डिजायर, आप खुश हो जाते हो बेटा, वो भी दूर की संभावना है। क्लियर? देखो ध्यान से। और कई बार हम कैन का प्रयोग करते हैं दोस्ताना तरीके से कुछ मांगने के लिए। अब मेरे से आप छोटे हो, मैं आपसे क्या कहूंगी, कैन आई टेक योर पेन? यूं
तुम छोटे हो मुझसे यार, तुमसे थोड़ी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुड एंड वुड एंड पता नहीं क्या क्या नौटंकी में, है ना। आप अंदर आओगे तो कहोगे मे आई कम इन मैम, क्यों, मैं आपसे बड़ी हूं, आप सम्मान करोगे। लेकिन आप मुझसे छोटे हो, मैं कहूंगी कैन आई टेक योर पेन, क्यों, क्योंकि आप मेरे से छोटे हो। यहां सम्मान नहीं, यहां बस एक दोस्ताना तरीके से मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, देखो कैन आई टेक योर स्कूटर, ठीक है। लेकिन जहां फॉर्मेलिटी आ जाए, जहां पे आपको औपचारिकता महसूस हो, जहां पे थोड़ा ऑफिशियल सा माहौल हो, वहां पे बेटा कुड का यूज होता है। इसीलिए जब आप किसी ऑफिस में ऐसे फोन करते हो, क्या कहते हो, कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा, कुड आई टॉक टू, कुड यू कनेक्ट मी टू, है ना। इसका मतलब आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। कैसा रिक्वेस्ट है, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। हम लोग कितने पेज तक कर लिए, इसमें पेज नंबरिंग करा दो यार, हाँ है, ओके 9 पेज तक कर लिए, 9 पेज तक कर लिए बेटा। मैं आपको एक दो छोटा इंफॉर्मेशन दे दूं मैं और रुकना, कुछ अच्छे इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ अच्छे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं चाहती हूं आप लोग बने रहो और आप लोग मेरा बहुत साथ देते हो। इसीलिए कभी कभी जब खुश होती हूं तो आपके साथ अपने कुछ बातें शेयर भी करना चाहती हूं। I just wanted to share one small piece of good news. ठीक है, क्या है, सुनो ध्यान से। मुखर्जी नगर में बहुत बढ़िया ऑफिस तैयार हो रहा है। You all are most welcome there. और ये ऑफिस मंडे से पूरी तरह से बिल्कुल कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करनी थी कि वो ऑफिस मैंने लॉकडाउन के बाद वहीं पर लिया है और उसी बिल्डिंग का लिया है जहां से मुझे 5 साल पहले बिल्कुल बेआबरू होकर निकले थे, जहां से हम, आप समझ सकते हो कहां की बात कर रही हूं, है ना। मैंने उसी बिल्डिंग में केडी कैंपस का ऑफिस ले लिया है। तभी मैंने आपको कहा था कि बेटा सिर्फ लक्ष्य रखो अपना, कहां पहुंचना है लक्ष्य रखो, क्योंकि मैं एक चीज जानती हूं, अगर पूरी शिद्दत से कुछ चाहो ना तो आपको वो मिलने से या आपको उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं आपके सामने बेटा कभी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगी, कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं करूंगी। द रीजन इज मैं अपनी लाइफ को भी इस तरह से खुली किताब बना के आपके लिए पेश कर दूंगी, आप लोग खुद मोटिवेटेड हो गए देखकर कि हाँ ऐसा हो सकता है। आपको मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे को पूजा करूंगी और संडे को आप लोग मोस्ट वेलकम हैं। कहां पे, मुखर्जी नगर में मेरिट स्वीट्स के पास एक बिल्डिंग छोड़कर, ठीक है, वो पूरी बिल्डिंग जो कभी 1st, 2nd एंड 3rd फ्लोर मेरा ऑफिस हुआ करता था और जहां से बहुत बेआबरू होके हम निकले थे, वहां पे आप आइए, केडी कैंपस का हेड ऑफिस मिलेगा एंड आई विल बी देयर ऑन संडे। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। उस दिन यहां पे मैं पूजा कर रही हूं, ठीक है। दूसरी बात, जितने पुराने बच्चे हैं बेटा, आप लोग जो 10 महीना इंतजार किए इंस्टीट्यूट के खुलने का, आप लोग भी मोस्ट वेलकम हो। आप लोग 9 तारीख को बेटा हमारा नया बैच है, लेकिन क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं आप लोग सब कुछ भूल भाल के बैठे होंगे और 10 महीने में हमने भी अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, तो इसीलिए मैं आप लोग को भी 9 को आने का बिल्कुल इनविटेशन, और आप लोग को परमिशन की जरूरत नहीं है यार, अपने घर में आने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। आप आके एक बार क्लास कर लो, मिल लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम आधा पढ़ चुके थे, आधा के बाद पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं सेकंड बैच में उन लोगों को लेकर फिर मैं नाउन से शुरू कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास में तो वर्ब से शुरू करती हूँ ना, तो फिर मैं उनमें नाउन से शुरू कर दूंगी, तब आ जाना, ठीक है। और कल कौन सा दिन है, कल वेंसडे है, कल इसी समय 9 से 10 मैं इसकी आगे क्लास कराऊंगी पेज नंबर 9 के बाद। चलो थैंक यू सो मच। बोरिंग रोड में पटना बेटा, पटना बोरिंग रोड में मेरा क्लास 12 तारीख को शुरू हो रहा है 1:30 से 4:30, ठीक है। फर्स्ट बैच है इसलिए 1:30 से 4:30 ले रही हूं मैं, ताकि मैं मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़ूं तो 12:30 तक वहां पहुंच जाऊंगी।
और फिर सेकेंड बैच बेटा मॉर्निंग में आएगा। अभी 1:30 से 4:30 वहां का बैच है 12 तारीख को। यहां पे 9 तारीख को सुबह 8 से 12:30 जिसमें मेरा क्लास चलेगा 11 से 12:30। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताओ? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और कल मिलते हैं सेम 9 बजे। चलो, थैंक यू।